हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को काफी डिटेल में पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लंग सरफेस से टिश्यू सरफेस पर होता है तो ये ऑक्सीजन टिश्यू सरफेस पर पहुंचने के बाद ब्लड से डिफ्यूज होकर टिश्यूज की सेल्स तक पहुंच जाती है। टिश्यू की सेल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो एक हार्मफुल और टॉक्सिक गैस है जिसे टिश्यूज की सेल्स अपने बाहर डिफ्यूज करके ब्लड तक पहुंचाती हैं और ब्लड में आने के बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड का 3 डिफरेंट मैनर में ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम टिश्यू सरफेस टू लंग सरफेस। तो वो 3 मैनर कौन से हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्टेड हो जाती है फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा अमाउंट यानी कि अप्रॉक्सीमेट 70% कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सरफेस से लंग्स तक ट्रांसपोर्टेड होती है एज अ बाइकार्बोनेट आयंस, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन ब्लड में आरबीसीज की साइटोप्लाज्म में भी होता है और प्लाज्मा में भी होता है, जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी देर बाद डिस्कशन करने वाला हूं। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्टेड होती है ये टिश्यू से लंग सरफेस तक, यानी कि ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेती है और इस तरीके से इस कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन लंग सरफेस तक होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में अपने आप को ट्रांसपोर्ट करती है वो आखिर क्यों करती है और कैसे करती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है प्लाज्मा में या किसी भी अदर फ्लूइड में, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 टाइम ज्यादा है, यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। यही एक कारण है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जब होता है तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में आकर केवल 3% होता है, यानी कि केवल 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है प्लाज्मा में वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना ज्यादा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो 7% अमाउंट है वो ट्रांसपोर्टेड हो सकता है प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में आकर। अब मैं बात करता हूं कि जो 70% यानी कि एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा अमाउंट जो ट्रांसपोर्टेड हो रहा है फ्रॉम टिश्यू टू लंग, वो 70% अमाउंट बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में हो रहा है। आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करेगी, इसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन एंड H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूरी प्रोसेस आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताई है, फिर से उसको मैं रिवाइज कर देता हूं। एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्जन करने में। एक्चुअली में कंसेप्ट ये है कि ब्लड में जो आरबीसीज हैं उनके साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में होता है, यानी कि आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में रिच अमाउंट में या हायर कंसंट्रेशन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका एक माइन्यूट अमाउंट जो है वो प्लाज्मा में भी पाया जाता है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो टिश्यू सरफेस पर डिफ्यूज होकर ब्लड में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड जब आरबीसीज के अंदर एंटर करेगी तो आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, जैसा कि रिएक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यानी कि CO2 प्लस H2O से हमें क्या ऑब्टेन होगा, H2CO3, जिसको आप कार्बोनिक एसिड बोलेंगे।
इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये रिएक्शन कहां पर हो रही है? ये आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में भी हो रही है और कुछ अमाउंट में ये रिएक्शन जो है वो प्लाज्मा में भी हो रही है, क्योंकि जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो दोनों जगह पर प्रेजेंट है, पर इसका रिच अमाउंट आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में है और इसका बहुत माइन्यूट अमाउंट जो है वो प्लाज्मा में है। अब आप देखेंगे जब CO2 प्लस H2O से H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इस कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोजन आयंस यानी कि H पॉजिटिव आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में यानी कि HCO3 माइनस में। आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में जैसे ही बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द CO2, ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज से डिफ्यूज होकर प्लाज्मा में आ जाएंगे और जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में ही बने हैं वो ऑलरेडी प्लाज्मा में ही रहेंगे। और इस तरीके से बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सरफेस से लंग सरफेस तक ट्रांसपोर्टेड हो जाएगी। चलिए, अब 20 से 25% अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू की सरफेस से लंग सरफेस तक जो ट्रांसपोर्टेड हो रहा है वो आरबीसीज में ही प्रेजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं उसके साथ बाइंड होकर हो रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यूज से डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुंचेगी तो 20 से 25% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी जिसको आप HbCO2 कहेंगे। और इसको मैं अगर फुल फॉर्म इसका नाम बताना चाहूं तो इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। कई बार आप लोग गलती करते हैं जब क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम HbO2 को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं तो बच्चे कई बार HbCO2 को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कह देते हैं। यह गलत होगा। HbCO2 का मतलब है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होती है फ्रॉम टिश्यू सरफेस टू लंग सरफेस। तो अब हमें जानना होगा कि ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या है और कैसे हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को बाइंड करती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 20 से 25% अमाउंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है कि जब टिश्यू से डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आने के बाद हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करती है और यह हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रोसेस है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन प्लस CO2 वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि टिश्यू सरफेस पर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगी और ट्रांसपोर्टेशन जब हो जाएगा लंग सरफेस तक तो यह कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अपने आप को फिर से ब्रेक डाउन कर देगा और बनेगा Hb प्लस CO2 यानी कि CO2 हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगी लंग सरफेस पर और ये डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में जाकर एक्सहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निष्कासित कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग की रिएक्शन है, यानी कि जिस रिएक्शन से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, बिल्कुल सिमिलर वैसी ही रिएक्शन है जिससे कि हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड होगी। यानी कि दोनों की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से जो हो रही है ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, उस रिएक्शन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो आपको हमेशा याद रखना है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो हीमोग्लोबिन के हीम कंपाउंड से ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होती है और यही कारण है कि हम इस कंपाउंड को कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। आपको याद रखना है कि जिस तरीके से एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड के भी 4 मॉलिक्यूल अपनी बाइंडिंग कर सकते हैं। बट जो बाइंडिंग का पैटर्न है वो ऑक्सीजन से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा अलग है।
अब हम सभी जानते हैं कि जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं, 4 हीम कंपाउंड होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 हीम कंपाउंड होते हैं। ईच एंड एवरी हीम कंपाउंड हैज 1 आयरन एटम। तो 4 हीम कंपाउंड होते हैं और हर हीम कंपाउंड में एक आयरन एटम भी होता है। हम यह भी जानते हैं कि जो हीम कंपाउंड हैं, प्रत्येक हीम कंपाउंड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी अटैच होती है, यानी कि हर एक हीम कंपाउंड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होगी जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट मानी जाएगी। जैसे कि हीम पार्ट एक आयरन कंटेनिंग पार्ट है, वैसे ही ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन पार्ट है। तो हर एक हीमोग्लोबिन के कंपाउंड्स, हर एक हीम कंपाउंड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन को मैंने यहां पर क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब देखिए, यह बन गया आपका हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हीम कंपाउंड से अपने आप को बाइंड कर लेती है। हर एक हीम कंपाउंड से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाइंड, कुछ इस तरह से। लेकिन जब आप बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करेगा, तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ग्लोबिन चेन है, उसके अमीनो ग्रुप से होती है। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल जहां पर फ्री अमीनो ग्रुप होता है एंड सी टर्मिनल जहां पर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर अटैच है हीम कंपाउंड से, तो अमीनो ग्रुप जो पॉलीपेप्टाइड का है वो यहां पर फ्री है, जिससे बाइंडिंग किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की। तो अमीनो ग्रुप से मैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की बाइंडिंग कर देता हूं। इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं जो उसके हीम कंपाउंड से अटैच हैं। तो उसकी चारों पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो ग्रुप से 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अपनी बाइंडिंग कर लेंगे। और अब आपको जो ये कंपाउंड दिख रहा है इसको आप कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कह सकते हैं। तो यहां पर आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है आपको। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जैसे कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, वैसे ही एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को भी कैरी कर सकता है। डिफरेंस केवल इतना है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करती है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के हीम कंपाउंड से होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन पर प्रेजेंट फ्री अमीनो ग्रुप से होती है। यानी कि अमीनो ग्रुप जो पॉलीपेप्टाइड चेन का होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना अटैचमेंट करेगा। चलिए आपको बता दूं कि अब यहां पर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। टिश्यू सरफेस पर आप देखेंगे, टिश्यू सरफेस पर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज की सेल्स डिफ्यूज करके ब्लड में लाएंगी, जो टिश्यू सरफेस पर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आएगी, ब्लड में आएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अपनी बाइंडिंग करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को बना सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस या कुछ ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग को इजीली करा सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ा रहा था कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो फैक्टर्स फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं लंग सरफेस पर और टिश्यू सरफेस पर। ठीक उसी तरह हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड की एसोसिएशन के लिए टिश्यू सरफेस पर फेवरेबल फैक्टर्स होंगे और लंग सरफेस पर हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट हो सके, इसलिए लंग सरफेस पर भी कुछ फेवरेबल फैक्टर होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टिश्यू सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो हाई होगा, जिसकी वजह से आसानी से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन हो सकता है। लेकिन कुछ अदर फैक्टर भी हैं जो कि हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड के एसोसिएशन की प्रोसेस को इजी बनाएंगे। जैसे कि टिश्यू सरफेस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन यहां पर हाई होगा और यहां पर टेम्परेचर भी हाई होगा। तो आपको यह समझ लेना है कि बेसिकली
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होना और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होना, यह एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसोसिएट करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। यानी कि टिश्यू सरफेस पर जो ब्लड है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन करके पहुंची है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग या एसोसिएशन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना सके। इसके लिए टिश्यू सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा। आपको बता दूं कि H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन का हाई और टेम्परेचर का हाई होना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या एसेंशियल कंडीशन नहीं है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। जो मेन एसेंशियल कंडीशन है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होना और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का लो होना। अब आप देखेंगे जब टिश्यू सरफेस पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये सर्कुलेटेड होकर कहां पहुंचेगी? तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होकर एल्वियोलर सरफेस या लंग सरफेस तक पहुंचेगी। और एल्वियोलर सरफेस या लंग सरफेस पर जब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन करके पहुंचेगी तो अब यह जरूरी हो जाएगा कि HbCO2 डिसोशिएट होकर Hb से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपके लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंचे और वहां से एक्सहेलेशन के थ्रू उसको हम अपनी बॉडी के बाहर रिलीज कर सकें। तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में एक दूसरे से अलग हों, यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो। इसके लिए जरूरी है कि एल्वियोलर सरफेस या लंग सरफेस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो हो, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन लो हो और टेम्परेचर यहां पर लो हो। एक्चुअली में एल्वियोलर या लंग सरफेस पर यह इन्वायरमेंट मेंटेन होता है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर यहां पर लो होता है। मैं pH को लेकर बात करूं तो वो H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन से ही रिलीवेंट फैक्टर होगा, यानी कि एल्वियोलर सरफेस पर जो pH होगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन लो है तो यहां पर pH हाई होगा। pH हाई होने का मतलब है कि एल्कलाइन pH होगा, जबकि टिश्यू सरफेस पर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन लिखा था मैंने कि हाई है, तो यहां पर मैं pH को लिख सकता हूं कि pH यहां पर लो होगा यानी कि एसिडिक होगा। तो ये सभी के सभी वो फैक्टर्स हैं जो काफी फेवरेबल हैं या फेवरेबल कंडीशंस को मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से अलग कर देगा। तो यही जो आपने कंडीशंस देखी हैं, आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन जब होता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन कहां पर हो रही है? टिश्यू सरफेस पर, जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होकर जब लंग सरफेस पर पहुंचेगा तो यहां पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, जिससे कि हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, जिसके लिए जरूरी होगा कि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई हो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो हो। आपको मैं बता दूं कि H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ना तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए यानी एसोसिएशन के लिए और ना इसके डिसोसिएशन के लिए। ऑक्सीजन के एसोसिएशन और डिसोसिएशन में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का Hb से एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, इसके लिए जो मेन प्रिंसिपल फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो PO2 एंड PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इतनी बातें अगर आप समझ चुके हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो NCERT में लिखी हुई है वो आपको हमेशा याद रखना है, और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के समय पर यह पढ़ा था कि लंग से टिश्यूज तक जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होती है तो ऐसी ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है उसका केवल और केवल 25% अमाउंट ही टिश्यूज को प्रोवाइड किया जाता है।
इन अदर वर्ड्स, मैंने आपको बताया था कि केवल 5 ml ऑक्सीजन ही लंग से टिश्यूज को ट्रांसपोर्टेड होगी ब्लड के थ्रू। लेकिन आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा जो टिश्यू सरफेस से लंग सरफेस तक ट्रांसपोर्टेड होगा, या टिश्यू से लंग्स को मिलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसका अमाउंट क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखिए 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूं। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेड करके केवल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ब्लड की रेट से ही ये टिश्यूज से लंग्स में ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 4 ml पर 100 ml ब्लड की रेट से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जबकि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, तो आप कहेंगे 5 ml पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, तो आप कहेंगे 4 ml पर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को समझा होगा। इससे ज्यादा आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है। इसके बारे में आपको काफी कुछ डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।